हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जिन्होंने लियो का एग्ज़ाम भरा है और आने वाली ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं जो कि साइंस रिलेटेड हैं। आज की वीडियो में हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पार्ट 1 का, पार्ट ए का। और आपको अपने आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर करने हैं ताकि आप खुद का एनालिसिस कर सकें कितने आप क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ वैक्सिलरी एस्टिवेशन ऑफ कोरोला एंड डाइडेल्फियस स्टेमेंस एंड अ मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। तो इसका आंसर आप बताइए कि ऑप्शन नंबर ए सोलेनेसी हो सकता है, या किससे बिलोंग करती है, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे मैंने बताए हैं। ऑप्शन नंबर बी फबेसी, ऑप्शन नंबर सी ब्रासिकेसी, या डी लिलिएसी। तो आप अपना आंसर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी फबेसी। तो जो भी वैक्सिलरी एस्टिवेशन जो देखा जाता है कैरेक्टरिस्टिक, वो फबेसी में है। और फबेसी को पी फैमिली भी कहते हैं कि पी प्लांट के जितने भी फ्लावर होते हैं उनमें वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखा जाता है कोरला का। ठीक है। कोरला जो होता है वो अंदर के जो पेटल्स होते हैं, वो पेटल्स का अरेंजमेंट बताता है कोरला। स्टेमेंस अरेंज इन 2 बंडल्स। ठीक है। यूजुअली जो होता है 9+1 के फॉर्म में ये होता है। और तीसरा है मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी, अ सिंगल कार्पल विद द ओवरी पोजिशन अबव द अदर फ्लोरल पार्ट्स, उसी को बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन टिपिकल कॉटिलेडन रूट द वस्कुलर बंडल आर डिस्क्राइब्ड एज। तो ऑप्शन नंबर ए है कंजॉइंट एंड ओपन, या ऑप्शन नंबर बी रेडियल विथ एक्सार्च जाइलम, या ऑप्शन नंबर सी कंजॉइंट एंड क्लोज्ड, या ऑप्शन नंबर डी रेडियल एंड एंडार्च जाइलम। तो आप अपने यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी रेडियल एंड एक्सार्च जाइलम। ठीक है। जो डाइकोटिलेडन रूट होता है ये, इसमें जो वस्कुलर बंडल रेडियली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम, लाइक का जाइलम फ्लोएम, जो कि इस तरह से होता है और ये इस तरह से लगे हुए होते हैं। ठीक है। रेडियल फॉर्म में होते हैं। अंदर की साइड के लिए जो ये जाइलम होते हैं, इनको बोलते हैं हम मेटाजाइलम। ठीक है। मेटाजाइलम यहाँ पे बोल रहे हैं। और जो ये बाहर यानी पेरिफेरी रीजन की तरफ ये लगे होते हैं, इनको बोलते हैं प्रोटोजाइलम। और इन दोनों की अरेंजमेंट, जो इस तरह का अरेंजमेंट हो रखा है, इसलिए इनको बोल रहे हैं हम एक्सार्च। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि फोटोलाइसिस टेक प्लेस ऑन द, कहाँ पर ये साइट, कौन सी साइट पे ये प्रोसेस होती हैं? द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। जब भी फोटो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और पहला स्टेप होता है, ये फोटो सिस्टम 2 में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। फोटो सिस्टम जो है 2, जो कॉम्प्लेक्स है, ये 2 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में ही यही हो रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, जिससे कि ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड, या बी इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, या सी स्ट्रोमा मैट्रिक्स, या डी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है। जो इस तरह से ये पोर्शन में लगे होते हैं, इनको थैलेकॉइड बोल रहे हैं हम। ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, ठीक है, अभी हम इसको समझेंगे। एक होती है लाइट और एक होती है डार्क। और इस लाइट रिएक्शन में हो रहा है, जो H2O मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो रहा है और यहाँ पे O2 फॉर्म हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन बन रहा है यहाँ पे। और साथ ही साथ जो है H आयन रिलीज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होता है यहाँ पे। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है C4 प्लांट्स में। आपको पता होना चाहिए C3 और C4 अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं। तो उनमें जो है, जो कार्बन एक्सेप्टर है, यानी कि कार्बन को फिक्स्ड करने के लिए, ठीक है, उसका एक्सेप्टर कौन होगा यहाँ पे? तो उसका आंसर है, आंसर नहीं, सबसे पहले ऑप्शन देख लिए। तो पहला है कि रुबिस्को 1,5 बाई फॉस्फेट, या बी है PEP, या सी है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, या डी है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, यानी कि PEP फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट इसका आंसर है, जो कि CO2 को एक्सेप्ट करता है, यानी कि फिक्स करता है। जैसे PEP होगा
तो ये जो है CO के साथ बाइंड करता है और C4 जो है कार्बन कंपाउंड जो कि फॉर्म करता है वो है एक्सोलोएसिटिक एसिड AAA फॉर्म बनाता है। The net gain of ATP molecule directly synthesized through the substrate level phosphorylations during the complete oxidation of one molecule of glucose in glycolysis is। तो यहाँ पे कितने ATP मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए 2 ATP या 4 ATP या 36 ATP या 38 ATP। तो यहाँ पे आंसर होगा 2 ATP, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया साइटोक्रोम C एक्ट एज ए मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन। तो ये बात कर रहा है रेस्पिरेशन की, प्लांट रेस्पिरेशन का ये क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 2 टू कॉम्प्लेक्स 3, या C होगा 3 to 4, या D होगा 4 to 5 कॉम्प्लेक्स में। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है कौन, जो कि साइटोक्रोम C है। इट इज एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर, जो कि मतलब एक आप समझ सकते हो एक व्हीकल की तरह काम कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहा है एक जगह से दूसरे कॉम्प्लेक्स में, मतलब एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, according to the pressure flow mass flow hypothesis, the movement of sucrose into the sieve tube element at the sucrose occurs why। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, पहला है सिंपल डिफ्यूजन या पैसिव फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या ऑस्मोसिस के थ्रू। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसे कि एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती हैं, और जिसे कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट मतलब एटीपी की ज़रूरत होती है। लीफ यानी कि फूड कहाँ पे बनता है, लीफ पर जब खाना बनता है यानी कि सुक्रोज के फॉर्म में, तो उसे सीव ट्यूब एलिमेंट में लोड करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है, क्योंकि यह मतलब मूवमेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ होता है, इसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। एंड इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, जिससे कि मास फ्लो शुरू होने लगता है। तो ये इसका प्रोसेस है। Which question number 8 है, which plant growth regulator is extensively used in to induce rooting in stem cutting and control xylem differentiation। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप बताइए जल्द से जल्द। एंड ए है जिब्रेलिन, या बी ऑक्सिन, सी साइटोकाइनिन, या डी एब्सिसिक एसिड। तो इसका आंसर क्या होगा, आप देखिए यहाँ से पता कर सकते हैं कि जो रेगुलेटर है विच इज़ यूज टू इंड्यूसिंग इन रूटनिंग इन स्टेम कटिंग एंड कंट्रोल द जाइलम डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रूटनिंग को इनिशिएट करता है वो है ऑक्सिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन जो कि अलग-अलग तरह के होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए NaA, IBA, ये तो नेचुरल हैं ऑक्सीजन, और इसका उपयोग जो कि मतलब मेनली यूज़ किया जाता है हॉर्टिकल्चर में, मतलब रूट इनिशिएशन के लिए एंड ऑल्सो शूट एलॉन्गिनेशन के लिए, ठीक है। जाइलम डिफरेंशिएशन क्या होता है कि ऑक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द रूट इनिशिएशन, कि वस्कुलर टिश्यूज़ के जो डेवलपमेंट है उन पर कंट्रोल करता है, और जो जाइलम सेल्स बनने के लिए उनकी जो मतलब मैच्योरेशन में मदद करता है साथ ही साथ, ठीक है। तो ये आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, इन अ टिपिकल 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेल द सेंट्रल सेल कंटेन, होते हैं ना 7 सेल जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स में होते हैं, कि उनमें 7 सेल देखे जाते हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, 6 एंड 7 8 2 बीच में होते हैं, लेकिन सेल उनकी एक ही होती है, इसलिए 7 सेल्ड होते हैं इस तरह से, ठीक है। ये 3 इस साइड होते हैं, 3 इस साइड होते हैं, एंड 2 इस साइड होते हैं, लेकिन इनका सेल जो है एक ही होता है, इसलिए 7 सेल इनको बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, कि किसकी बात कर रहा है ये, कि इन सेंट्रल सेल क्या कंटेन करती हैं, तो ये है इसका आंसर 2 पोलर न्यूक्लियाई सेल्स, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 पोलर न्यूक्लियाई सेल। पोलर न्यूक्लियाई सेल होते हैं वो बाद में ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशंस, ये बाद में फ्यूज होकर एक डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। और इनिशिएशन में इनमें एक मेल गैमेट जो इन 2 पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है, जो आगे जाके मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, एंडोस्पर्म का काम।
तो इतना आपको समझ में आ गया कि जो ये पोलर न्यूक्लियाई सेल्स जो होते हैं वो बाद में फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? फ्यूज़ होने लगते हैं ये, ठीक है? और एक ही बना लेते हैं एंड देन उसके बाद फर्टिलाइज़ेशन यानी कि कोई एक मेल गैमेट आता है और उनके साथ फ्यूज़ करके जो कि एंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है? तो आई होप आप लोगों को आप समझ चुके होंगे ये आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जो ओनली एंजियोस्पर्म में देखा जाता है और क्या इन्वॉल्व करता है ये? तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन दिखाता है या फर्टिलाइजेशन टू एयर विद सेपरेट स्पर्म सेल्स? नहीं, तो इसका सीधे सीधे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। तो सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इसको बोलते हैं। सिनगैमी क्या होता है? एक मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम सिनगैमी। इसे हम सिनगैमी कहते हैं। और दूसरा जो मेल गैमेट वो पोलर न्यूक्लियस जो अभी हमने डिस्कस करा था, सेकेंडरी न्यूक्लियस जिन्होंने बनाया था, वो दूसरे मेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर ट्रिपल फ्यूजन बनाता है और उसके बाद प्रोड्यूस करता है एंडोस्पर्म को, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमिनन वेयर द ओवरी डेवलप इनटू अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। इसे क्या कहेंगे कि ओवरी का डेवलपमेंट होता है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के इस प्रोसेस को। सो ए है एपोमिक्स या पार्थेनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी या पार्थिनोजेनेसिस। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आप जल्द से जल्द बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पार्थिनोकार्पी। ठीक है, इसमें जो ओवरी डेवलप हो रही है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के हो रही हैं और सीधे तौर से फ्रूट में बदल जाती हैं, तो इसी को हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। ऐसे फ्रूट जो होते हैं आम तौर पर मतलब सीडलेस होते हैं, जैसे कि लाइक एग्ज़ाम्पल के लिए बनाना, तो जो कि बनाना भी इसका एग्ज़ाम्पल है, किसका? पार्थेनोकार्पी का। ठीक है? तो जो एपोमिक्स में होता है वो बिना फर्टिलाइज़ेशन के जो मतलब बीज जो होते हैं वो बिना फर्टिलाइज़ेशन के बनते हैं, जबकि पार्थेनोकार्पी में हम ओवरी की बात कर रहे हैं, फ्रूट की बात कर रहे हैं, बिना फर्टिलाइज़ेशन के बनते हैं। तो आई होप आप दोनों क्लियर हो चुके हैं। इसमें हम सीड की बात कर रहे हैं और इसमें हम फ्रूट की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए, फिर से वही आ गया। व्हेन अ सीड डेवलप विदाउट meiotic division and fertilizations directly mimicking the sexual reproduction it is termed। अभी हमने डिस्कस करा था, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एपोमिक्स जो इसका राइट ऑप्शन होगा। Question number 13, natural aging of a lake by the biological enrichment of its nutrients often accelerated by the sewage and the agricultural runoff is called। इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट ऑप्शन होगा यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है कि न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की मतलब जो है अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं जब सीवेज या किसी भी मतलब जो है खेती का जो भी कचरा होता है, जो भी मटीरियल होता है, वो जो झील में चला जाता है, पानी में चला जाता है, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट होने लगता है और जिसकी वजह से वहाँ जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ बढ़ने लगती है, ठीक है? धीरे-धीरे जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो पानी का, वो कम होने लगता है, ठीक है? तो इसी को हम बोल रहे हैं यूट्रोफिकेशंस। 16, which of the following microorganism convert atmospheric nitrogen into organic form and fix it symbiotically in non-leguminous plants like a alnus? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपके हिसाब से? पहला है राइज़ोबियम या बी फ्रैंकनिया और या सी एजोबैक्टर या डी एनाबीना। तो आप अपना आंसर बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रैंकिया इसका राइट ऑप्शन है। एक बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एल्नस जैसे नॉन लेग्यूम पौधों की मतलब रूट नोड्यूल्स में प्रेज़ेंट होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है? Question number 17, rearing the honey bees for the production of honey and bee wax is technically term। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एपीकल्चर। एपी मीन्स एक लैटिन टर्म होता है ये, एपीकल्चर जो है एक लैटिन टर्म है और जिसका मतलब एपिस का मतलब होता है बी एंड इट इन्वॉल्व द मैनेजमेंट ऑफ द बी स्पीसीज एंड मोस्टली कॉमनली लाइक अ एपिस। क्वेश्चन नंबर 15 है बैड ओजोन एंड गुड ओजोन आर द फाउंड रिस्पेक्टिवली इन। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बैड ओजोन और गुड
ओज़ोन, ठीक है? ओज़ोन एक लेयर होती है एटमॉस्फेयर में एंड जो कि हम एक ब्लैंकेट की तरह काम करती हैं और जो कि जो सन से आने वाली जितनी भी हार्मफुल यूवी रेज़ हैं, उनसे प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है? तो बैड ओज़ोन जो होती हैं, वो ट्रोपोस्फेयर में प्रेज़ेंट होती हैं, ठीक है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रोपोस्फेयर में प्रेज़ेंट होती हैं और इसे बैड ओज़ोन कहते हैं क्योंकि जब एक जो है ये एक पॉल्यूटेंट की तरह काम करती हैं और जो कि एनिमल्स, प्लांट्स सबको नुकसान पहुँचाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं। एंड गुड ओज़ोन जो होती है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेज़ेंट होती हैं और जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल के नीचे प्रेज़ेंट होती हैं और जैसे मैंने बताया कि यूवी रेज़ से हमें क्वेश्चन नंबर 18 है द सिल्क थ्रेड इज obtained from the cocoon by the larva of Bombyx mori and the practice of the commercial silk production is called इसको बोलते हैं सेरिकल्चर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है द मेजर ग्रीन हाउस गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग लिस्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस आर। तो इसका जो है हमें करेक्ट जो है ऑर्डर में इसे लगाना है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आप बताइए। तो सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है वो है CO2, देन उसके बाद करता है मीथेन, देन उसके बाद है CFCS और लास्ट में आता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये इनका जो है ऑर्डर है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है? यानी कि CO2 जो 60% ग्लोबल वार्म कॉज करता है मतलब, और जो मीथेन है वो है 20% और जो कि CFCS यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर जो ऐसे होते हैं उनसे ये रिलीज़ होता है एंड 40% इसका रोल है और 6% इसका है, ठीक है? तो अभी चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। फाइनली 20 हम कवर करेंगे यहाँ पे बाय क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं 20 क्वेश्चन को अभी सॉल्व करूँगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज हैविली यूटिलाइज एज अ बाय कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट द सेवरल प्लांट पैथोजेंस ड्यू टू इट्स फ्री लिविंग नेचर इन रूट इकोसिस्टम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन पहले आप ऑप्शन देख लीजिए एक बार, बेसिलियस थ्यूरेंजियस या ट्राइकोडर्मा या ब्यूकोलवायरस एंड द ग्लूम्यूस। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा इसका राइट ऑप्शन होगा। इट इज ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर द फ्री लिविंग फंगी दैट आर कॉमनली इन रूट इकोसिस्टम्स, ओके। एंड मैकेनिज्म इसका क्या हो सकता है कि इट इज इफेक्टिव बाय कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट सेवरल प्लांट पैथोजेंस, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये रही आज के 20 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने अच्छे से इसे सॉल्व किया होगा, एनालिसिस किया होगा खुद के आंसर्स को कि आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत मतलब पसंद आई हो और आप कमेंट में ज़रूर अपने नंबर शेयर कीजिएगा, तभी मुझे लगे कि आपको ये पसंद आई है वीडियो। और ऐसी मैं वीडियो आपके लिए जल्द ही दूसरी वीडियो अगले 20 क्वेश्चन लेके आऊँगी और टॉपिक वाइज ही हम इस पूरे जो लियो का जो सिलेबस है आपने देखा होगा, तो इसको हम टॉपिक वाइज ही मतलब MCQ क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। तो धन्यवाद।